Good morning to everyone. In this class, I will discuss application of Gauss theorem and the problem associated with it. Also, whatever electric field I will calculate out, whatever electric field formula I will get, the graph of that will be discussed in this class. After summarizing some basic concepts, we have studied about electric flux through an enclosed area, an area. We have discussed it as the electric number of electric field lines passing through a given area is called electric flux enclosed by that area or linked to that area. संबद्ध होता है उस एरिया से संबंधित होता है. सेकेंड पार्ट वाज गॉस लॉ. गॉस लॉ में हमने स्टडी किया था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस H इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस. इसमें इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम चार्ज को उसके साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है. जो इंक्लूड होता है अंदर वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फ्लक्स लाइंस अंदर आ रही होती हैं, उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए हम यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखते हैं. ठीक, आज का पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1. An spherical surface encloses capital Q charge inside it. Find the electric flux coming out from it. यहां पे हम अगर फाई की बात करें, हमने पढ़ा था Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्योंकि ये Q चार्ज को एनक्लोज कर रहा है. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन. सपोज करिए Qn चार्ज को एनक्लोज करता है और Q2 चार्ज बाहर है. द क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्फेरिकल सेल. सो अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने जाएं, देन फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहां पे इसके अंदर कितना चार्ज बंद है? Q1 बंद है ना, Q2 बंद नहीं है, एनक्लोज नहीं है, इसलिए यहां पे Q एनक्लोज की वैल्यू Q1 आएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसमें से ऐसा होता है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करती है. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है उतनी ही बाहर निकल आती है. दोनों का सम इनकमिंग प्लस आउटगोइंग दोनों का सम 0 हो जाता है. इसलिए जो बाहर चार्ज रखा होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. कैपिटल Q चार्ज इज केप्ट at one vertex of a cube. Find the electric flux coming out from the cube. तो सबसे पहले हम क्यूब देख लें. क्यूब ऐसे बना लें. ये क्यूब है. इसके किसी एक वर्टेक्स पे यहां पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है. कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है. इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा उसको अगर हम वर्कआउट करना चाहें तो हमारे पास फिर से हम गॉस लॉ का यूज करें. वो कहता है फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहां पे अगर देखें तो इस चार्ज का केवल 1/8 पार्ट इसके अंदर होगा. कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट. इसलिए Q एनक्लोज को हम लिख सकते हैं Q/8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इट कम्स आउट टू बी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth question. Capital Q charge is kept at the center of a cuboid. Find the electric flux coming out from this cuboid. Phi is equal to Q enclosed. Obviously यहाँ पे जो इसके अंदर चार्ज बंद है वो Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर. बराबर क्वेश्चन है ये सभी. नेक्स्ट. Capital Q charge is kept at the center of a face of a cuboid. Find the electric flux through the cuboid. हमारा कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझ लें. हम A B C D
ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। यहां पे हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। किसी एक फेस पे रखा हुआ है चार्ज कैपिटल क्यू। सपोज करें कि वो बी डैश सी फेस पे रखा हुआ है, उसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज आधा क्यूब के बाहर होगा, हाफ पार्ट इसका बाहर होगा और हाफ पार्ट अंदर होगा। जो अंदर होगा वही एनक्लोज्ड है, वही एनक्लोज्ड है। इन दैट केस जो फाई होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। A closed surface contains of any shape contains Q1 charge positive, Q2 charge negative, and Q3 charge positive. Now we have to calculate out the electric flux coming out from the closed surface. जो बाहर की तरफ electric flux आ रहा हो, net जो बाहर की तरफ आ रहा हो, तो phi can be said as Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पे चार्ज कितना बंद है भाई? Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q3 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। These are the 5 questions which are very basic to Gauss theorem. Now coming to next. Now question number 6. Capital Q charge is kept at the center of the plane face of semi-spherical surface. यहां पे चार्ज रखा हुआ है भाई। इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस होंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी, बाहर भी जाएंगी। जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो तो इसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ रही ना, नीचे वाली। तो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये सिंपली एज्यूम किया जा सकता है कि इसका आधा पार्ट इसके अंदर है और आधा पार्ट बाहर है। तो यहाँ पे फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें, विच इज कमिंग आउट क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड क्यू बाई 2 होगा, इट कम्स आउट टू गिव क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Capital E uniform electric field is established inside capital E electric field established in free space. A hollow sphere of radius capital R is kept in the free space as shown in the diagram. Find the electric flux coming out from the hollow sphere. Hollow sphere means ये जो शैडोड पार्ट है, यहां कोई सरफेस नहीं होगा, ये सरफेस वाला पार्ट नहीं होगा, सरफेस केवल कर्व्ड सरफेस होगा, ये प्लेन सरफेस ओपन है। देन फाई जो होगा E इंटू ए कॉस थीटा। E तो E है, A कितना होगा? इस कर्व सरफेस से, इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर अंदर जा रही होंगी वो सबके सब बाहर आ रही होंगी, बाहर आ रही होंगी। मींस इस पाई आर स्क्वायर सर्कुलर सरफेस होगा, इस पाई आर स्क्वायर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस होंगी वो सभी की सब इसके फ्लक्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रही होंगी। इन दैट केस इट कम्स आउट पाई आर स्क्वायर। नॉर्मल यहां होगा, फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, देयरफॉर एंगल 0 होगा, cos 0 पाई ई आर स्क्वायर इज द आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं और सिंपल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट।
ये डेरिवेशन है। हेडिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू uniformly charged infinitely long straight conductor मीन्स एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। हमने इस पे एज्यूम कर लिया जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होगी। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने कहा था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सरफेस यूज करना है जो चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर ले। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये चार्ज एक लाइन पे है। लाइन के अबाउट जो सिमेट्री होती है वो सिलेंड्रिकल सरफेस पे होती है। लाइन की अबाउट जो सिमेट्री होती है वो सिलेंड्रिकल सरफेस पे होती है। तो यहां पे एक चूजिंग ए सिलेंड्रिकल सरफेस as shown in the diagram as Gaussian surface, obviously इसका रेडियस स्मॉल r होगा। ठीक, हमारे पास क्या था, ये जो कर्व सरफेस है यहां पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बाहर की तरफ। यहां जो प्लेन सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे भी इस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी, कंडक्टर से दूर की तरफ होगी। यहां पे नॉर्मल इधर होगा और यहां पे नॉर्मल इधर होगा प्लेन सरफेस पे। इसके दो प्लेन सरफेस होंगे टॉप एंड बॉटम, दोनों के लिए ट्रू होगा। यहां पे एंगल 0 डिग्री होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा, cos 90 आएगा वो 0 होगा। हमने कहा अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम वो ये कहता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। यही होता है ना। अगर हम यहां पे छोटा सा रीजन ले लें, आपने जैसे बहुत सारे बुक्स में देखा होगा, तो रीजन हम यहां क्यों ना लें, दोनों चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें ऐसा होता है कि यहां पे रीजन लेकर के इसको इग्नोर करके प्रूव कर दिया जाता है। नहीं, हम दोनों को लेके चलेंगे, हमें टोटल फ्लक्स से मतलब होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक तो प्लेन सरफेस आएगा वेक्टर E डॉट dx प्लस दूसरा कर्व सरफेस आएगा वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। जो प्लेन सरफेस पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कुछ भी हो, E ds cos 90, ये प्लेन सरफेस है। यहां पे भी 90 डिग्री एंगल होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एन कैप बाहर की तरफ वाला ये होगा, एंगल अभी भी 90 डिग्री होगा। ये प्लेन सरफेस की बात हो गई। प्लस कर्व सरफेस E ds cos 0 इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। ये पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो पूरे को 0 बना देगा। प्लस इसमें E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ds, ये कर्व सरफेस का 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। E इतना ही रहेगा इनटू कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा। ये तो हमारे पास कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है। हम जो कंडक्टर यहाँ पे सिलेंडर चूज करते हैं, सपोज करो उसकी लेंथ कैपिटल L है, जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल L टेंड्स टू इंफिनिटी, वी विल पुट देयर इफ रिक्वायर्ड। इफ नॉट रिक्वायर्ड तो जरूरत नहीं है, तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे पास एरिया आता है क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस का एरिया, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस का जो एरिया आ रहा है आता है वो 2πrl होता है। प्लेन सरफेस वाला तो 0 हो गया था ना, उसको भी हमने इंक्लूड किया, लेकिन वो 0 हो गया इसलिए उसको छोड़ना पड़ा है। इनटू ये होता है 2πrl
आर एल 1/ε0। यहां पे एल लेंथ का सिलेंडर है तो इसके अंदर एल लेंथ का कंडक्टर भी बंद होगा। यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो एल लेंथ पे लैम्डा इंटू एल चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल चार्ज होगा। तो यहां पे हमने लैम्डा इंटू एल कर दिया। लैम्डा से लैम्डा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। इसको ऐसे लिख दें या इसी को कहें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 4πε0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। सेम चीज है, केवल 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4πε0 आ जाएगा, उसको k लिख दिया, 2 लैम्डा ऊपर था, 2k लैम्डा आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब इसके ग्राफ की हम बात कर लें। ग्राफ में देखें हमारे पास E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लैम्डा अपॉन 2πε0 आर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, और न्यूमरेटर 2k लैम्डा कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा। जब कोई भी ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है तो जो ग्राफ हमें मिलता है उसका नेचर कुछ इस प्रकार से होता है। आर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस ग्राफ का नाम है, पहले तो हम इसे कहेंगे प्रोपोर्शनल टू 1/r और इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखेंगे इसे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है और उस ग्राफ का नाम क्या है। तो आपके पास ग्राफ पहचानना भी आना चाहिए और साथ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम भी पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, electric field at a point due to a point charge, हमने let capital Q be a point charge due to which electric field has to be found at point capital P। ये पॉइंट चार्ज है। अब हमें पॉइंट P से पास होता हुआ Q को एनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस जो कि इसके अबाउट सिमेट्रिकल को चूज करना पड़ेगा। पॉइंट के अबाउट हमें पता है स्फेयर सिमेट्रिकल होता है, सर्किल प्लेन में सिमेट्रिक होता है, उसमें सरफेस नहीं होता, स्फेयर में सरफेस होता है, तो सरफेस सिमेट्रिकल होता है। तो यहां पे चूजिंग ए गॉसियन सरफेस, चूजिंग an sphere of radius small r as Gaussian surface about the point charge, ये सेंटर की तरफ बिहेव करेगा। यहां पर अगर हम एक एलिमेंट चूज कर लें जिसका एरिया ds मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी और n कैप भी यहीं पे होगा। कहीं पर भी आप इसको चूज कर लें, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, n कैप बाहर की तरफ ही होगा, एंगल 0 आएगा। ये टोटल का टोटल पिछले वाले की तरह नहीं होगा। इसको जानबूझ के मैंने यहां पे बताया हुआ है जिससे कि आप पीछे वाले से कंपेयर कर सकें कि व्हाट इज द डिफरेंस देयर। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पे इसको अगर एक्सटेंड करें, eds एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, cos 0 1/ε चार्ज एनक्लोज्ड। n कैप और e कहीं पे भी हम ले लें सेम डायरेक्शन में आएंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा। e सिमेट्रिकल है तो इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ds इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही,
ये जो होगा, जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किया है जहां पर एंगल 0 है, जहां cos 0 की वैल्यू 1 है, हम उस एरिया को लेंगे। तो ये इस स्फीयर का टोटल एरिया आएगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज जो इंक्लोज्ड है वो टोटल का टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है यहाँ पे, देयरफॉर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। ये मेरे पास फील्ड आ जाएगी, और आई कैन से के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो ग्राफ आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर वाला आएगा यहाँ पे, इसलिए इस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ की हम बात करें। ध्यान रखें, ये ग्राफ यहां पे आ रहा है, इसको हम कहेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले ग्राफ हमने लेके चले थे, वो ग्राफ कुछ यहां से ऐसे आकर के ऐसे जा रहा था। फिर से मैं ड्रॉ कर दूं, वो ग्राफ इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि वो कुछ ग्राफ इस प्रकार से जा रहा था। ये ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा, ये ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये तेजी से डिक्रीज करेगा, ये 1 अपॉन आर। तो जब दोनों ग्राफ एक साथ दिए होते हैं तो हम ये देखते हैं किसका ग्रेडियंट ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टीप है। जो ज्यादा स्टीप होगा वो 1 अपॉन आर स्क्वायर को डिनोट करेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, electric field at a point due to uniformly charged plane sheet, या इसको हम सिंगल लेयर ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। इसमें और प्लेट पे एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें सिंगल लेयर होती है, प्लेट में डबल लेयर होती है। प्लेट में इधर भी होती है, इधर भी होती है। अगर इसमें किसी प्रकार से केवल एक ही साइड पे हम चार्ज को फिक्स कर सके, दूसरे साइड पे चार्ज ना हो, केवल एक ही लेयर यहां पे हो, तो इसी को सिंगल सीट भी कहते हैं, इसी को सिंगल लेयर भी कहते हैं, या प्लेन सीट भी कहते हैं। इन दैट केस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जो प्लेन सीट होगी, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होगा, एरिया पे होगा, या एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले लेक्चर्स में इसको सिग्मा से डिनोट किया है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो हमने क्या किया, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये प्लेन सीट है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर इज द चार्ज डेंसिटी, और यहां से 8 डिस्टेंस के एक पॉइंट P है जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑब्वियसली अगर चार्ज सीट इस प्रकार से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, दूर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से बाहर निकलती है, नेचर का पहले से जानना है, हाँ जरूरी है अगर हम गॉस थ्योरम को कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं। चूजिंग ए सिलेंडर एज एंड गॉसियन सरफेस, इसके पीछे यहां से ये दोनों साइड ये सिलेंडर के पास होना चाहिए। इधर भी r डिस्टेंस तक है, इधर भी r डिस्टेंस पे है। इस सरफेस का एरिया कैपिटल A हम मान लेंगे। जो सिलेंड्रिकल सरफेस के, हमारे पास दो सरफेस है ना, एक तो प्लेन सरफेस है, दूसरा कर्व सरफेस है। प्लेन सरफेस का एरिया कैपिटल A एज्यूम किया है, कर्व सरफेस का एरिया देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी जरूर लेंगे। यहां पर हमारे पास अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसका एन कैप भी बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, एन कैप बाहर की तरफ होगा।
कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी और इसका एन कैप इधर आएगा, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। जहां पे एंगल 90 डिग्री आ जाएगा उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface equal to 1 upon epsilon naught charge enclosed by that closed surface। फिर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, लिखूंगा प्लेन E डॉट ds प्लस कर्व्ड E डॉट ds इक्वल टू Q enclosed अपॉन epsilon naught। जो ये प्लेन सरफेस है, ये और या ये, यहाँ पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन शीट से। जबकि यहाँ पे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, जो इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट नहीं होंगे, बहुत कम ही पॉइंट होंगे जो इक्वी डिस्टेंस होंगे। लेकिन एंगल 90 डिग्री है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E ds cos 0, ये प्लेन सरफेस की बात है, E ds cos 90, cos 90 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। E बाहर आ जाएगा, प्लेन सरफेस ds 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पे देखें इस प्लेन सरफेस का एरिया कितना होगा, ये तो प्लेन सरफेस का एरिया होगा ना, जहां पे एंगल 0 है, तो इसके जो प्लेन सरफेस का एरिया होगा, ए इधर आएगा, ए उधर आएगा, 2a हो जाएगा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। वही चार्ज जो सिलेंडर के अंदर होगा। सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा उसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर, ये देखें तो यहाँ पे ये सर्कुलर वे में कट करेगा, और ये जो सर्कुलर वे में कट करेगा इसका एरिया भी कैपिटल ए के बराबर होगा। कैपिटल ए एरिया में इस सीट पे जितना चार्ज होगा वही चार्ज सिलेंडर एनक्लोज करेगा। इन दैट केस यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज, तो कैपिटल ए एरिया पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम कहीं पे भी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करें तो जो एन कैप हमने लिया था, एन कैप की डायरेक्शन ही वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगी। क्लियर? यहां पे हम देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। देन वी कैन से दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग अ प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो यहां पे अगर हम आर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? ये प्लेन शीट की बात होती है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to uniformly charged plate, या इसी को है डबल लेयर ऑफ चार्ज। मेरे पास प्लेट की बात करें तो मैं प्लेट को कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूं। ये प्लेट को कुछ इस प्रकार से नोट कर सकता हूं। इस पे प्लेट पे दो सरफेस होंगे, एक इधर वाला सरफेस होगा, एक इधर वाला सरफेस होगा। देयर आर टू सरफेसेज। तो ये फ्रंट वाला सरफेस तो इधर मुझे दिखाई दे रहा है, बैक वाला सरफेस मुझे दिखाई नहीं देगा। तो वहां पे मैंने बैक पे इस प्रकार से चार्ज को इस साइड में डिनोट कर दिया।
यहां पे भी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सपोज कर लिया। इस के यहाँ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइटली लॉन्ग है हर तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी। यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज किया, इसका कर्व सरफेस पे एरिया की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी जैसे कि पिछले केस में नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे इसके जो सर्कुलर सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, उसके एरिया को कैपिटल ए मान लिया, ये एरिया भी कैपिटल ए ही होगा। यहाँ पे दो, एक तो जैसे कि हमारे पास कोई सिलेंडर होगा और ये इस प्रकार से क्रॉस ओवर होगा, इधर से भी जा रहा होगा। फिर से देख लें, ऐसे, फिर इसकी यहाँ से ऐसे, तो एक बार यहाँ पे इसको कट करेगा, एक बार यहाँ पे कट करेगा, दो सरफेस कट करेगा और अपने प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर, कैपिटल ए के बराबर एरिया का ही कट करेगा। इन दैट केस हमारे पास एक सरफेस तो इधर हो जाएगा और एक सरफेस इसके पीछे हो जाएगा। उसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड लाइन में। तो वहां टोटल दो सरफेस होंगे, टोटल दो सरफेस होंगे, ये भी कैपिटल एरिया का, ये भी कैपिटल एरिया। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ds इक्वल टू 1/epsilon0 चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, प्लेन सरफेस पे एन कैप इधर होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एन कैप भी सेम डायरेक्शन में ही होगा, एन कैप भी सेम डायरेक्शन में होगा। जबकि कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, जबकि एन कैप पैरेलल टू द चार्ज प्लेट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको भी मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, और करके लिख सकता हूं, और प्लेन वेक्टर ई डॉट डी एस प्लस कर्व वेक्टर ई डॉट डी एस। प्लेन के लिए मैं लिख सकता हूं ई डी एस कॉस 0 प्लस यहाँ पे 1/epsilon0 चार्ज एनक्लोज्ड। शायद जल्दी ज्यादा हो रही है मुझे। कर्व सरफेस ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई epsilon0। यहाँ पे प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये ई बाहर आ जाएगा, ds प्लस 0 1/epsilon0 चार्ज एनक्लोज्ड। ई प्लेन सरफेस का एरिया ए इधर है, उधर भी ए, 2a इक्वल टू 1/epsilon0। भाई ये पीछे वाला एरिया भी एनक्लोज होगा, बाहर इधर वाला, और दोनों ही सरफेस पे, फ्रंट सरफेस पे भी कैपिटल ए एरिया पे जो चार्ज होगा वो एनक्लोज होगा, और बैक सरफेस पे भी जो कैपिटल ए एरिया पे चार्ज होगा वो एनक्लोज होगा। यहाँ पे एरिया सिग्मा इंटू चार्ज जो आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2a आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन epsilon0। और वेक्टर फॉर्म में इसे आप लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन epsilon0 एन कैप ऐसे लिखा जा सकेगा। एन कैप मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेट, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये सभी पॉजिटिव चार्ज को लेके किया जा रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो अगर आपने नेगेटिव चार्ज सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एन कैप दूर की तरफ था, नेगेटिव अंदर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके ग्राफ की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आर,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे। इस लेक्चर में यहीं तक। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow charge distributed uniformly electric field due to uniformly charged hollow sphere in the three regions: inside, on the surface, outside, and solid means electric field due to uniformly charged solid sphere, volume charge density का केस आएगा, उनके ग्राफ, और फिर उसके बाद इस कुछ क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यहीं तक। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।